सेक्शन 8 टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ओके, तो ये जो सेक्शन 8 है जो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई की बात करता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। और मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सीए बनने के बाद मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही काम किया, तो जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अगर जो मैं उससे बात करूं, तो बस एग्जाम में ही नहीं, आपके प्रैक्टिस में भी इसका बहुत ही यूज होगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। ओके, तो इसीलिए ये जो सेक्शन 8 है इसको बड़े ही दिल से हम पढ़ने वाले हैं साहब। ओके, ये सेक्शन क्या है, इस सेक्शन की जरूरत क्या पड़ी, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा आपको। बहुत मजा आएगा इस टॉपिक पे आपको। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं मेरे एक्सप्लेनेशन पे। यहां पे देखिए, यहां पे मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। ओके, अब ये जो मिस्टर ए है ये सप्लायर है और ये मिस्टर बी रेसिपिएंट है। ओके, तो मिस्टर ए मिस्टर बी को सप्लाई किए हैं। ओके, उसके बाद से जो मिस्टर बी है मिस्टर ए को पेमेंट करेंगे। ओके, तो यहां से ए से बी की तरफ सप्लाई गया रहेगा और बी से ए की तरफ पेमेंट आया रहेगा। ओके, अब देखिए ये जो सप्लाई है क्या क्या चीज का हो सकता है। तो एक तो गुड्स का हो सकता है, दूसरा सर्विस का हो सकता है, या फिर गुड्स प्लस सर्विस दोनों का हो सकता है। ओके, तो मानते हैं जो यहां पे सप्लाई हुआ ना, ये एक सप्लाई नहीं हुआ, एक ही साथ 2 से 3 चीज का सप्लाई हुआ। ऐसा समझते हैं कि दिवाली का टाइम था और मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक गिफ्ट बॉक्स बेचा। ओके, तो गिफ्ट बॉक्स बेचा, यहां पे गिफ्ट बॉक्स की सप्लाई हुआ। अब ये गिफ्ट बॉक्स में क्या क्या था, तो अज्यूम करते हैं चॉकलेट था, ओके, उसके बाद से स्वीट्स थे, देन ड्राई फ्रूट्स था। 3 चीजें थी। अब ये जो 3 चीजें थी, अभी देखिए, अगर जो मैं एक एक की बात करूं कि इसका सिंगल प्राइस क्या था, तो सिंगल प्राइस समझ लीजिए 100 रुपया इसका था, 50 रुपया इसका था और 150 रुपया इसका था। तो यहां पे अगर जो मैं बात करूं कि इन टोटल प्राइस क्या हो रहा है, तो इन टोटल प्राइस हो रहा है यहां पे 300 रुपये का। ओके, अब बात आता है, ठीक है ये तो सप्लाई हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए प्रॉब्लम कहां कहां हो रहा था। सबसे पहली बात, अगर जो यहां पे मेरे को इंडिविजुअल सप्लाई का रेट मालूम है, फॉर एग्जांपल जो चॉकलेट है ना उस पे 18% जीएसटी लग रहा है, स्वीट है उस पे 5% जीएसटी लग रहा है, ओके, ड्राई फ्रूट है इस पे 28% जीएसटी लग रहा है, तो क्या होएगा, ये चॉकलेट है उस पे 18% लग जाएगा कस्टमर को, मिस्टर ए के थ्रू मिस्टर बी को, उसके बाद से जो स्वीट है उस पे 5% लग जाएगा, ओके, और ड्राई फ्रूट है उस पे 28% लग जाएगा। ओके, लेकिन आप एक बात समझो, अगर जो ये सप्लाई हो रहा है मिस्टर ए से मिस्टर बी को, जब ये मिस्टर ए इनवॉइस काट रहे थे उस केस क्या किए मालूम है, ऐसा एक एक का प्राइस नहीं दिखाया इन्होंने, ये जो इन टोटल 300 होता है यही एक दिखा दिया। तो अब कंफ्यूजन समझो भाई, ये जो 300 रुपया है, 300 रुपया पे 18% जीएसटी लगेगा, 5% लगेगा या 28% लगेगा। बात समझ रहे हैं आप। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, मतलब इस सिचुएशन में अगर जो लोग आए तो कंफ्यूजन में ना आए, उसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 8 बनाया।
जहां पे हम बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई या फिर मिक्स सप्लाई के बारे में। देखिए, तो ऐसा जो सप्लाई होता है ना, जहां पे बंडल होता है, एक ही गुड्स नहीं होता है या फिर एक ही सर्विस नहीं होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एक साथ बेचे जाते हैं, तो वहां पे मिक्स सप्लाई या फिर कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, किस रेट से टैक्स लगेगा, उसी में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो इसको दूर करने के लिए देखिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन देखा और उस सिचुएशन के बेसिस पे ये सब बंडल सप्लाई को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। अब वो दो पार्ट क्या है समझिए। ये जो दो पार्ट में क्लासिफाई किया, पहला पार्ट है कंपोजिट सप्लाई और दूसरा पार्ट है मिक्स्ड सप्लाई। ओके, अब आपके मन में सवाल उठता रहेगा कि ठीक है, ये कंपोजिट सप्लाई कब बोला जाएगा बंडल सप्लाई को, और मिक्स सप्लाई कभी बोला जाएगा। इस बात पे हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे और यकीन मानिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके खून में बैठा दूंगा मैं। ओके, बस हमारे साथ आप बने रहिए। देखिए, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कंपोजिट सप्लाई के केस में जो टैक्स का रेट रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो इसमें से जो मेन सप्लाई रहेगा, ये तीनों में से जो मेन सप्लाई रहेगा जिसको प्रिंसिपल सप्लाई बोलते हैं, उसके रेट से टैक्स लग जाएगा। तो देखिए, अगर जो मैं बात करूं तो यहां पे लग जाएगा टैक्स एट द रेट प्रिंसिपल सप्लाई। ओके, और अगर जो ये सप्लाई मिक्स सप्लाई होकर के निकला, ठीक है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के तराजू में तौलें ट्रांजैक्शन को। ओके, जो पैरामीटर से उस पैरामीटर्स पे हमने वो पैरामीटर्स को लगाया ये सप्लाई पे, और हमको ऐसा समझ में आया कि भाई ये मिक्स सप्लाई है। इन दैट केस जो टैक्स रेट रहेगा ना, टैक्स एट द रेट, हाईएस्ट जो रेट रहेगा कमोडिटी का जो बंडल में, उस रेट से टैक्स लग जाएगा। तो हाईएस्ट टैक्स रेट लग जाएगा। ओके, तो आप मोटा मोटी तो समझ गए हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी देखिए यही जो चीज है ना जो यहां पे लिखा हूं, वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए क्या बोला जा रहा है कि एनालिसिस कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया तो क्यों आया। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई कैन बी अराइज इन केस ऑफ बंडल्ड सप्लाई, ओके, ऑफ गुड्स सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या, या जो बंडल सप्लाई है गुड्स का एक से अधिक गुड्स हो, या फिर एक से अधिक सर्विसेज हो, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज साथ में हो। ठीक है, अब बात यह आता है इशू इन्वॉल्व इन केस ऑफ बंडल्ड सप्लाई। बंडल्ड सप्लाई के केस में इशू क्या इन्वॉल्व था, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, रेट एट विच टैक्स शैल बी एप्लीकेबल। कौन से रेट से टैक्स एप्लीकेबल होगा अगर जो बंडल सप्लाई हो रहा है, यही हमारा इशू था। यहां पे यही एक कंफ्यूजन का पॉइंट था, इसके लिए सेक्शन 8 को लाए। ओके, बिकॉज ऐसा डिफरेंट गुड्स एंड और सर्विसेज इन अ बंडल सप्लाई कैन हैव डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स। सीधी सी बात है। अब आप ये बताओ, जो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बंडल सप्लाई का, अगर जो यहां पे सब पे 18% ही टैक्स रहता था, तब ये कंफ्यूजन आता क्या कि कौन से रेट से टैक्स लगेगा, कभी नहीं आता था। तो अगर जो यहां पे सब एक रेट का सप्लाई हो, एक टैक्स रेट का सप्लाई हो, तो वहां पे कंपोजिट और मिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर जो हर सप्लाई का अलग से प्राइस दे दिया हो, वहां पे भी मिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ओके, कंपोजिट का आ सकता है, अभी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहां से अपना ये आंसर निकल के आया, मतलब इतना अभी आपको समझ लेना है। ओके, धीरे धीरे तो आपको मैं सब समझा दूंगा। फिर से आते हैं अपने नोट्स पे। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो डिफरेंट रेट है,
रेट एट विच टैक्स शैल बी एप्लीकेबल, ये प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन क्या बना भाई? तो इसका सोल्यूशन ये बना, CGST एक्ट 2017 प्रोवाइड डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ सच बंडल सप्लाई अंडर कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। समझ में आया? ओके। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई कब ट्रांजैक्शन को हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे और कब ट्रांजैक्शन को हम मिक्स सप्लाई बोलेंगे। ओके, तो इतना सब मैं यहां पे आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन ये सब पढ़ाने से पहले ना मैं आपको एक दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन बता देता हूं और यहीं पे हर चीजों को कवर कर लेता हूं। तो क्या होगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि कब किसी चीज को हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे और कब किसी चीज को हम मिक्स सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए एक साइड हमारा कंपोजिट सप्लाई और दूसरी साइड हमारा मिक्स्ड सप्लाई। तो क्या बोला जा रहा है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है कंपोजिट सप्लाई का। तो देखो ये सारे कंडीशन फुलफिल्ड होने चाहिए। क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहली बात, कॉम्बिनेशन है ना, वो टैक्सेबल सप्लाई का ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो टैक्सेबल सप्लाई का होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोलता है, नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। जो कॉम्बिनेशन बना सप्लाई का, हमारे केस में चॉकलेट था, ड्राई फ्रूट्स था, ओके, तो उसका वो नेचुरली बंडल होना चाहिए। अब ये नेचुरली बंडल का मतलब क्या साहब? नेचुरली बंडल मतलब दुनिया में आमतौर पे वो साथ में ही बिकना चाहिए। एग्जाम्पल दूं, अच्छे से समझ जाएगा आपको। देखिए इसका एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे कि आप मोबाइल फोन खरीदते हो तो साथ में बैटरी भी आता है, ओके। जब आप कहीं पे होटल रूम बुक करते हो और वहां पे रहने जाते हो तो साथ में आपको ब्रेकफास्ट भी साथ में दे देते हैं वो लोग। तो ये सब क्या है? ये तो नेचुरली बंडल है यार। या फिर क्या हो गया, आप लैपटॉप खरीदते हो तो साथ में बैग मिल जाता है। तो ये सब क्या है? आप ये बताओ, किसी भी एक सेलर के पास जाओगे तो ऐसा वो करता है क्या? अरे 90% सेलर ऐसे ही करते हैं ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लैपटॉप और बैग है, होटल्स और फूड है, वो क्या है? वो नेचुरली बंडल्ड है। और इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मतलब 90% ऑफ लोग ऐसे ही चीजों को बेच रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहला क्या था? टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोल रहा है? नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या? एक तो नॉर्मली लोग वैसे ही सेल कर रहे हैं, गुड्स को साथ में सेल कर रहे हैं, ओके। और क्या बोलता है? वन ऑफ सप्लाई इज प्रिंसिपल सप्लाई। और ये जो बंडल्ड सप्लाई हुआ, समझ लीजिए एक बंडल में एक 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 तीन चीज दिया गया, ठीक है। लैपटॉप प्लस बैग, ये एग्जांपल लेते हैं, लैपटॉप प्लस बैग। अब आप ये बताओ इसमें से मेन सप्लाई कौन सा है? बता सकते हैं आप कि लैपटॉप है कि बैग है कि दोनों मेन सप्लाई है? देखिए क्या बोल रहा है कि यहां पे कोई एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल सप्लाई मतलब मेन सप्लाई। तो इस केस में जो मेन सप्लाई है ना वो लैपटॉप है। देखिए कैसे मैंने ये आंसर बोला, तो देखो कभी भी आप जाते हो लैपटॉप खरीदने तो आपका डिसीजन क्या होता है? लैपटॉप में रैम क्या रहना मांगता है, लैपटॉप में उसका एसएसडी कितना होना मांगता है, उसमें जीपीयू क्या होना मांगता है, उसका स्क्रीन कैसा होना मांगता है। कभी भी आप ये सोचते हो क्या कि लैपटॉप के साथ जो बैग है वो कितना अच्छा होना मांगता है? या ऐसा आप करते हो क्या, अरे वो जो सेलर है ना लैपटॉप पे बहुत अच्छा बैग देता है तो मैं क्या करता हूं, बैग खरीदने गया और लैपटॉप खरीद के ला दिया? ऐसा थोड़े ना होता। होता कैसा है कि जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो बैग तो उसके साथ में मिल जाता है। तो इसके लिए जो लैपटॉप है वो यहां पे क्या होएगा? प्रिंसिपल सप्लाई होना मांगता है। तो जितने बंडल्ड सप्लाई के केस में एक मेन सप्लाई होगा और दूसरे एंसिलरी सप्लाईज होंगे, ऐसे सप्लाई को हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे, प्रोवाइडेड और नेचुरली बंडल्ड हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ओके। अब देखिए
यहां पे अगर जो मैं मिक्स्ड सप्लाई की बात करूं तो क्या बोल रहा है, देखिए इसका क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कि भाई ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। सबसे पहला ये कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाईज होना मांगता है। तो यहां पे देखिए ये टैक्सेबल सप्लाई की बात नहीं किया। तो यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो 3 प्रोडक्ट साथ में बेचे जा रहे हैं तो 2 पे टैक्स लग रहा है और 1 पे नहीं लग रहा है, फिर भी उस कॉन्सेप्ट को हम मिक्स सप्लाई में डाल सकते हैं, मतलब वो बंडल्ड को हम मिक्स सप्लाई में डाल सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट ये भी है कि सिंगल प्राइस चार्ज फॉर सच सप्लाईज। ओके, और वो जो सप्लाई हो रहा है उसके लिए सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब ये सिंगल प्राइस को भी समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक ये बिल बना, बिल, ये बिल में समझ लीजिए चॉकलेट 100 रुपया, उसके बाद से ड्राई फ्रूट 50 रुपया, ये बना 150 का। ये क्या बोल रहा है कि अभी ये पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है, सिंगल प्राइस चार्ज फॉर सच सप्लाईज। तो भाई अभी हम कस्टमर से लेंगे कितना, 150 रुपया ही लेंगे। तो क्या ये सिंगल प्राइस चार्ज है? नहीं, ये सिंगल प्राइस चार्ज नहीं है। सिंगल प्राइस चार्ज मतलब क्या, ये जो इंडिविजुअल प्राइस है चॉकलेट का, ड्राई फ्रूट का, चॉकलेट का 100 रुपया और ड्राई फ्रूट का 50 रुपया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल पे बस एक ही प्राइस मेंशन होना चाहिए, इन टोटल वाला। बात समझ रहे हैं, 150। तो इसका मतलब हुआ कि सिंगल प्राइस चार्ज। ओके, और क्या बोल रहा है भाई, मिक्स सप्लाई पे हम तभी आएंगे जब बंडल्ड सप्लाई कंपोजिट सप्लाई ना हो। मतलब क्या, अगर जो बंडल सप्लाई ऑल टैक्सेबल सप्लाई क्या है और नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, और जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है और दूसरे एंसिलरी सप्लाई है, देन तो वो कंपोजिट सप्लाई में आ जाएगा साहब। तो समझ रहे हैं, तो आपको प्रोसीड कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जिस सप्लाई की मैं बात कर रहा हूं वो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई तो नहीं है। अगर जो कंपोजिट सप्लाई के जाल में आ गया, गवर्नमेंट ने ये जो कंपोजिट सप्लाई का जाल बनाया है, तो अगर जो कंपोजिट सप्लाई के जाल में आ गया, उसके बेस के जो प्रोविजन है उसके बेसिस पे देन हम मिक्स सप्लाई की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो कोई ट्रांजैक्शन जो बंडल्ड सप्लाई का ट्रांजैक्शन है वो कंपोजिट सप्लाई के जाल से छूट गया, देन एक दूसरा जाल फेंकेंगे उस पे और वो जाल होगा मिक्स्ड सप्लाई का। ओके, और 99% चांस है कि वो ट्रांजैक्शन मिक्स सप्लाई में आ जाए। ओके, 99% बोला, 100% नहीं। तो 1% ऐसा भी चांस हो सकता है कि वो ट्रांजैक्शन ना ही कंपोजिट सप्लाई हो और ना ही मिक्स सप्लाई हो। ओके, वो भी हम देखेंगे। अब देखिए, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अभी ये जो दूसरा है ना डिफरेंसेस, वो किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है सिंगल प्राइस चार्ज। तो देखिए भाई, कंपोजिट सप्लाई के केस में बिल पे जरूरी नहीं है कि एक ही प्राइस चार्ज हुआ रहे, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है उसका अलग से भी प्राइस चार्ज हुआ रहे ना, देन टू उसे हम क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट सप्लाई बोल सकते हैं, अगर जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो। ओके, तो यहां पे मे और मे नॉट बी नेसेसरी दैट अ सिंगल प्राइस शुड बी चार्ज फॉर द प्रोडक्ट्स। ओके, यहां पे अगर जो मिक्स सप्लाई के केस में मैं बात करूं तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां पे सिंगल प्राइस चार्ज होना ही चाहिए। ओके, तो इससे क्या समझा, अगर जो कोई ट्रांजैक्शन कंपोजिट सप्लाई के जाल में नहीं आ रहा है और मिक्स सप्लाई के जाल में भी नहीं आ रहा है बिकॉज सिंगल प्राइस चार्ज नहीं हुआ है, देन उसका स्पेसिफिक अलग अलग, स्पेसिफिक मतलब क्या, सेपरेट आइडेंटिटी माना जाएगा हर प्रोडक्ट का और अकॉर्डिंगली जीएसटी का रेट लगेगा। ओके, आगे क्या बोलता है कि कंपोजिट सप्लाई में आ गया तो टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होएगा। तो देखिए ना क्या बोलता है,
वैल्यूएशन फॉर द टैक्स पेमेंट, टैक्स एट द जीएसटी रेट एप्लीकेबल टू द मेन सप्लाई, जो मेन सप्लाई पे जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा ना उस रेट से ही जीएसटी लगेगा। ओके, और यहां पे वैल्यूएशन इन केस अगर जो मिक्स सप्लाई में वैल्यूएशन करूं तो टैक्स एट द रेट सप्लाई दैट अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, तो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स से लग जाएगा। अगर जो मैं यहां पे बात करूं तो बताइए, यहां पे ये चॉकलेट है, स्वीट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? क्या आप 90% ऐसा देखते हो कि ये तीनों चीज को साथ में ही लोग बेचते हैं, या इंडिपेंडेंट सेल नहीं होता है इनका? होता है ना, और ये इंडिपेंडेंट सेल होता है। ओके, और यहां पे सिंगल प्राइस चार्ज किया है, तो ये क्या बोलते हैं, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक साथ तो बेचा नहीं जा रहा है। ये वाला देखिए क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं कि ये नेचुरली बंडल्ड तो नहीं है, इसे आपने आर्टिफिशियल बंडल बना करके रखा है। ओके, और ये ऑर्डिनरी कोर्स में भी नहीं है कि नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट ये जो आपका सप्लाई है, ये कौन सा सप्लाई है भाई, ये आपका सप्लाई हो जाएगा मिक्स्ड सप्लाई। ओके, और अगर जो ये मिक्स्ड सप्लाई हो गया तो इस पर लगने वाला टैक्स रेट क्या रहेगा भाई, 300 पे, तो 300 पे लगने वाला टैक्स रहेगा वो 28% के रेट से टैक्स लगेगा। ओके, आप सोचते रहोगे यार ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया? देखिए, गवर्नमेंट टैक्स चोरी को बचाना चाहती थी। अगर जो गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं देती तो लोग क्या करते थे, ऐसा बंडल बनाते थे, और बंडल ये जो 300 आया ना, 300 पे बोलते थे चलो ना 5% के रेट से मैं टैक्स भर देता हूं। गवर्नमेंट को कितना लॉस होता ना, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाया। तो अब तक का डिस्कशन आशा करता हूं आपको समझा रहेगा, एक मोटा मोटी तो आइडिया आ गया रहेगा कि ये कंपोजिट सप्लाई क्या होता है और मिक्स सप्लाई क्या होता है। डरिए मत, इधर ही नहीं आपको छोड़ूंगा मैं, आपको पूरा ये एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूं चीजें, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि ये कंपोजिट सप्लाई होगा या फिर मिक्स्ड सप्लाई होगा, और उस पर लगने वाला टैक्स के बारे में डिसाइड करेंगे। ओके, तो देखिए जो पहला ट्रांजेक्शन है वो क्या है कि देखिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मोबाइल फोन बेचा, फोन और बैटरी बेचा। अब और इसके लिए इन टोटल 18,000 रुपया चार्ज किए। ओके, अब बात ये आता है कि मोबाइल फोन एंड बैटरी नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं है। ओके, तो आप देखो कोई भी कंपनी है जो मोबाइल फोन बेचती है, ऐसा होता है क्या कि मोबाइल फोन अलग दिया और बैटरी जाके कहीं और से खरीदो? नहीं नहीं यार, मोबाइल फोन और बैटरी दोनों साथ में ही बिकते हैं। ओके, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स में बंडल्ड है, नेचुरली बंडल्ड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो सप्लाई है ये कंपोजिट सप्लाई है। ओके, अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, तो मान लेते हैं मोबाइल फोन पे जीएसटी रेट 18% है और बैटरी पे जीएसटी रेट 5% है। ओके, अब मोबाइल फोन यहां पे प्रिंसिपल सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई आया तो प्रिंसिपल सप्लाई हमको ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पे जो मेन सप्लाई है, हम क्या खरीदने गए थे बताइए, मोबाइल खरीदने गए थे कि बैटरी खरीदने गए थे? मोबाइल खरीदने गए थे ना, और बिकॉज ऑफ दैट जो मोबाइल है वो मेरा प्रिंसिपल सप्लाई है, तो यहां पे जो लगने वाला जीएसटी रेट रहेगा पूरे सप्लाई पे 18,000 पे, वो क्या रहेगा, वो 18% हो जाएगा। बात को समझे रहेंगे आप? ठीक है, चलिए अभी आपके साथ हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी क्या है, मिस्टर ए जो है ना
उनके पास एक होटल है और मिस्टर बी वो होटल को बुक करते हैं। ओके, तो मिस्टर ए क्या करते हैं, मिस्टर ए सबसे पहले होटल बुक करते हैं कि ये लो भाई होटल, और साथ ही साथ मिस्टर बी के लिए उसमें फूड भी देते हैं, ब्रेकफास्ट भी देते हैं। ओके, आप ये बताओ कि ये होटल रूम के साथ जो फूड हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, ये नॉर्मली जो होटल के सेलर है, ठीक है, जो होटल के बिजनेस में वो साथ में चीजें बेचते हैं कि नहीं, बेचते हैं ना। तो ये क्या बोल सकते हैं, नेचुरली बंडल्ड है, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा ही होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो सप्लाई है, ये हमारा जो बंडल्ड सप्लाई है, ये आ जाएगा कंपोजिट सप्लाई में। ओके, अब यहां पे मानते हैं कि जो जीएसटी का रेट है 18% है, फूड पे 5% है, ओके, ब्रेकफास्ट पे 28% है। ओके, रेट में ऐसी एज्यूम कर रहा हूं, रेट पे आप मत जाना, और अपने को रेट याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो देखिए, अब बात ये आता है कि इस पे जीएसटी रेट किससे लगेगा, तो आप बता सकते हो कि इसमें मेन सर्विस क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, तो प्रिंसिपल जो सप्लाई है होटल रूम की सप्लाई है, ठीक है, होटल रूम। और बिकॉज ऑफ दैट इस पे जीएसटी का रेट क्या लगेगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो इस पे जो जीएसटी का रेट लगने वाला है वो लगने वाला है 18% पूरे सप्लाई पे। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पे समझ लीजिए, इसके लिए 5000 चार्ज हुआ, तो ये 5000 मल्टीप्लाई बाय 18% जो भी जीएसटी आएगा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ओके, मतलब मिस्टर ए गवर्नमेंट को जमा करेंगे उतना, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मिस्टर ए है ना, वो फ्रिज बेचते हैं, रेफ्रिजरेटर। अब ये जो फ्रिज बेचते हैं, साथ ही साथ क्या किए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को फ्रिज के साथ साथ फ्रिज में 10 बॉटल दे दिया। तो क्या दिए इन्होंने, एक तो फ्रिज दिया जिसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, और साथ ही साथ बॉटल दे दिया, ठीक है। अब इसका टोटल जो प्राइस चार्ज किए मिस्टर ए मिस्टर बी से, वो चार्ज किए 20,000 समझिए। ओके, अब ये 20,000 में मिस्टर ए ने ये नहीं बिल पे बताया कि इसका कितना प्राइस है, इसका कितना प्राइस है, इन टोटल वो बोल दिए कि 20,000 है। अच्छा, एक काम और किए, मिस्टर ए ना मिस्टर बी को डिस्काउंट भी दे दिए। डिस्काउंट ये समझ लीजिए 1,000 रुपए का। तो अब यहां पे आप देखेंगे तो ये तो 19,000 हुआ। ओके, अब ये जो 19,000 हुआ, ये बंडल्ड सप्लाई है, क्योंकि यहां पे दो सप्लाई एक ही साथ आ रहे हैं। अब इस बंडल्ड सप्लाई को हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे या मिक्स सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं, क्या नॉर्मली ये दोनों चीजें नेचुरली बंडल्ड है, मतलब क्या आप देखते हैं कि जो फ्रिज के सेलर है 90% ऐसे है कि फ्रिज और बॉटल साथ में बेचते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये नेचुरली बंडल्ड तो नहीं है। अब ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है। तो जब अब कंपोजिट सप्लाई के जाल से ये ट्रांजैक्शन छूट गया, तो भी हमको दूसरा जाल फेंकना पड़ेगा मिक्स सप्लाई का। तो आप बताइए, क्या ये मिक्स सप्लाई का ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। तो देखो, मिक्स सप्लाई क्या बोलता है कि भाई यहां पे बंडल होना चाहिए सप्लाई का, ठीक है, बंडल हो। उसके बाद से सिंगल प्राइस चार्ज होना चाहिए। तो देखिए, यहां पे प्रोडक्ट का हमने स्पेसिफिक प्राइस नहीं डिस्क्लोज किया है, मिस्टर ए ने स्पेसिफिक प्राइस नहीं डिस्क्लोज किया है, तो यहां पे एक सिंगल प्राइस ही चार्ज है ना साहब। ओके, और तीसरी बात, क्या ये कंपोजिट सप्लाई है, तो ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, ये आर्टिफिशियली बंडल्ड वाला सप्लाई है, और बिकॉज ऑफ दैट ये मिक्स्ड सप्लाई है।
अब बात करते हैं जीएसटी का रेट क्या आएगा। तो देखते हैं जीएसटी का रेट, समझ लीजिए इस पे 18% है और इस पे 28% है। तो हाईएस्ट जीएसटी का रेट क्या है, तो जीएसटी का रेट 28% है। तो यहां पे ये जो ट्रांजेक्शन है ये आपका आ जाएगा मिक्स्ड सप्लाई, और यहां पे जो लगने वाला जीएसटी रेट रहेगा वो हो जाएगा 28%। ओके, बात को समझे रहेंगे आप। और इस एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करूं, करता हूं, देखिए मजा आएगा। इसी ट्रांजेक्शन में ये जो फ्रीज है, फ्रीज समझ लीजिए 15,000 और 500 का इस पे डिस्काउंट, और बॉटल समझ लीजिए 5,000 और 500 का इस पे डिस्काउंट। और इस तरह से जो प्राइस आया, ये 1,900 रुपया, 19,000 रुपया। अब आप ये बताओ ये कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, या फिर इंडिपेंडेंट सप्लाई है फ्रीज का और बोतल का। तो देखिए ये कंपोजिट सप्लाई तो नहीं है, और क्योंकि सिंगल प्राइस चार्ज किया है इसे मिक्स सप्लाई भी नहीं बोलेंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट ये इंडिपेंडेंट सप्लाई माना जाएगा, कि बॉटल और फ्रीज का जो सेल है वो अलग अलग माना जाएगा, और अलग अलग रेट से। ये 15,000 माइनस 500 तो 14,500 पे जीएसटी लग जाएगा, और यहाँ पे 4500 पे जीएसटी लग जाएगा 28% के रेट से, और 14,500 पे लग जाएगा 14,500 पे लग जाएगा 18% की रेट से। आपको बातें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। आप एक बात समझो, अगर जो आपको क्वेश्चन घुमाए कि ये जो मिस्टर बी है उन्होंने पूरे के लिए सिंगल पेमेंट किया है, हमको सिंगल पेमेंट से मतलब नहीं है। इस केस में भी मिस्टर बी कितना पेमेंट करेंगे, 19,000 एक ही बार पेमेंट करेंगे ना। आप कहीं पे सामान खरीदने जाते हो तो एक साथ में 3 सामान लेते हो, सप्लायर ने बिल पे अलग अलग दिखाया, समझ लीजिए एक 500 का, एक 1500 का और एक 2,000 का। तो क्या आप 500 एक बार ट्रांसफर करते हो, 1500 दूसरी बार ट्रांसफर करते हो, या 3,000 दूसरी बार ट्रांसफर करते हो? नहीं ना भाई, आप तो इन टोटल एक ही बार सब ट्रांसफर कर देते हो जो भी पैसा बना। तो इसके लिए ये क्या ट्रांसफर कर रहा है उस पर आप मत जाना। 19,000 तो इस केस में भी ट्रांसफर करेंगे और पहले वाले केस में भी ट्रांसफर करेंगे। आप इस बात पे जाना कि प्रोडक्ट का रेट, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अलग अलग दिखाए हैं कि नहीं दिखाए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता जाएगा साहब, ठीक है। समझे क्या बात, कि अलग अलग दिखाए हैं तो मिक्स सप्लाई नहीं हो सकता, और एक में दिखाए हैं इसको वो क्या किए हैं, इसको हाइड रखे हैं, इसको हाइड रखे हैं, डायरेक्ट 19,000 दिखाए हैं, देन इन दैट केस ये मिक्स सप्लाई रहेगा। अगर जो कंपोजिट सप्लाई ना है तो बात समझे रहेंगे आप। अब देखिए और भी कुछ एग्जांपल है जो आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूं, सो दैट आपका पूरा जो भी मॉड्यूल में एग्जांपल दिए हैं वो भी कवर हो जाए, और क्या है कि आपको चीज भी समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। एक बात और समझ लीजिएगा, यहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता कि कंपोजिट सप्लाई में क्या आएगा या मिक्स सप्लाई में क्या आएगा। ये कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई आपको सेपरेट सेपरेट सिचुएशन देख करके ही समझ पाओगे। ओके, ठीक है। तो देखिए अगला जो मेरा एग्जांपल है वो क्या है कि मिस्टर ए है मिस्टर बी को रेडीमेड शर्ट बेचते हैं, ठीक है। शर्ट, साथ ही साथ क्या करते हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी को डिलीवरी भी करा के देते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ओके, उसके बाद ये गुड्स जब भी मिस्टर ए से मिस्टर बी के पास जाए तो वो गुड्स चोरी ना हो जाए, तो मिस्टर ए ने क्या किया मालूम है, इंश्योरेंस भी करवाया, इंश्योरेंस भी करवाया। अब ये सभी जो चीजें हैं इसके लिए मिस्टर ए मिस्टर बी से 5,000 रुपया चार्ज किए। अब ये जो 5,000 रुपया चार्ज किए
अभी यहाँ पे जो जीएसटी रेट है रेडीमेड शर्ट पे 18% है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे 12% है। ओके, उसके बाद से इंश्योरेंस पे समझ लीजिए 28% है। अब बात ये आता है कि ये कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है, बताइए आप। तो नॉर्मली आप देखे रहोगे कि जो ऑनलाइन सेलिंग होता है वहां पे क्या होता है, जो सेलर रहता है वो तीनों चीज आपको देता है। आपको शर्ट देता है, साथ ही साथ आपको ट्रांसपोर्ट करवा के देता है, और साथ ही साथ वो क्या करता है, वो चीजों का इंश्योरेंस भी कर देता है, सो दैट ये कभी चीजें चोरी हुई तो उस केस में बोला जा सके कि भाई पैसा दो आप। समझ में आया क्या, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम ले सके। तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो सप्लाई है ये क्या है, तो ये मेरा कंपोजिट सप्लाई है। ओके, और इस पे लगने वाला जीएसटी रेट क्या होगा, तो जो मेन सप्लाई है उस पे होएगा। तो आप बताइए मिस्टर बी खरीदना क्या चाहते थे, तो वो तो शर्ट ही खरीदना चाहते थे ना, तो शर्ट पे जो जीएसटी रेट है 18%, तो 18% के रेट से यहां पे जीएसटी लग जाएगा। ओके, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रहा है। देखिए ये जो मेरा एग्जांपल है ये क्या बोल रहा है कि मिस्टर ए के पास घर है और वो मिस्टर बी को भाड़े पे देते हैं, और घर में ना 2 कमरा है, ठीक है। तो रूम 1 और रूम 2, मिस्टर ए से मिस्टर बी दोनों भाड़े पे ले लेते हैं रूम, और 1 वो रेसिडेंस के लिए यूज करते हैं, और जो 2 है ना वो प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस करते हैं, बिजनेस। अब ये दोनों के लिए मिस्टर ए है मिस्टर बी से 20,000 रुपया पर मंथ चार्ज करते हैं। ओके, अभी देखिए रेसिडेंस वाले रूम पे समझ लीजिए जीएसटी परसेंट 0%, जीएसटी का रेट जो है वो 0% है। उसके बाद से प्रिंटिंग वाले बिजनेस पे 18% है। तो अब बात ये आता है कि यहाँ पे इस सप्लाई को हम कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे कि मिक्स सप्लाई बोलेंगे। तो देखिए ये दोनों इंडिपेंडेंट सप्लाई है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि रेसिडेंस के लिए गए और प्रिंटिंग के लिए भी जगह ले लिए, या फिर प्रिंटिंग के लिए गए रेसिडेंस के लिए भी जगह ले लिए, ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसीलिए जो दोनों है वो इंडिपेंडेंट सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद से यहां पे एक ही सिंगल प्राइस चार्ज हुआ है, यहां पे रूम 1 और रूम 2 का अलग से बिल पे प्राइस मेंशन नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन हमारा बन जाएगा मिक्स्ड सप्लाई। और यहां पे जो लगने वाला जीएसटी का रेट रहेगा 20,000 पे पूरे पे साहब, पूरे पे जो जीएसटी का रेट लगेगा वो 18% लगेगा। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई। तो ये मेरा था बेसिक डिस्कशन इस पे। अब जो मैंने नोट्स में अपने लिखाया है आइए उसको भी आपके लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ा करके दे देता हूं। तो देखिए इधर आते हैं, कंपोजिट सप्लाई। तो क्या बोल रहा है, जो कंपोजिट सप्लाई है उसका डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में दिया है। क्या बोलता है ये, अ सप्लाइड मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। तो टैक्सेबल पर्सन के द्वारा सप्लाई हो रहा है, मतलब कि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन लिया है, या फिर लाइबल टू रजिस्ट्रेशन है। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई के लिए बंडल में जितने सप्लाई है वो सभी टैक्सेबल सप्लाई होने मांगते हैं। गुड्स और सर्विसेज, या फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। विच आर नेचुरली बंडल्ड, ओके, एंड सप्लाई इन कंजंक्शन विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ सप्लाई हो रहा है, एक से जो ज्यादा बंडल में जो चीजें जा रही हैं, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, और ये जो बंडल है उसमें से एक क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है। लैपटॉप और बैग वाले केस में अपना लैपटॉप, ओके, मोबाइल और बैटरी वाले केस में अपना मोबाइल, समझ रहे हैं। होटल रूम और ब्रेकफास्ट वाले केस में होटल रूम। वैसा बोल रहा है कि उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होना मांगता है। अभी देखिए, अब बात यह आता है कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि भाई वो नेचुरली बंडल्ड है।
तो नेचुरली बंडल्ड के लिए आपको डिटरमाइन करने के लिए ये कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। क्या क्या पैरामीटर्स है देखिए। The question of bundle supply in the ordinary course of business depend on the normal practice। तो क्या बोलता है वो नॉर्मल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि जनरली मार्केट में क्या चल रहा है। ऐसे बंडल सप्लाई को आप मार्केट में देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो कि आर्टिफिशियली बंडल है, वैसा कुछ। तो देखिए यहां पे कुछ वे है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और देखिए ये एक एग्जाम्पल है, इसको ही आप लेके मत बैठ जाना कि बस इतना है तो इतना ही, कुछ भी हो सकता है, आपको केस टू केस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है पहला, इफ बायर मोस्टली एक्सपेक्ट सच सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड एज अ पैकेज, मतलब कि 2 या 3 चीजों का जो मिक्सचर दिया जा रहा है, बायर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि साथ में वो दिया जाए। मतलब क्या, जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो आप बोलते रहोगे कि अरे यार ये लैपटॉप के साथ बैग में मिल जाएगा। उसके बाद से जब भी होटल में जाते हो तो आप सोचते हो कि अरे यार होटल है तो रूम देने वाला है होटल वाला, तो खाने का भी तो फैसिलिटी साथ में देगा ही, वैसा चीज है। ठीक है, देखिए तो होटल एकोमोडेशन देते हैं, ऑडिटोरियम देते हैं, फूड देते हैं। ओके, अभी क्या बोलता है दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये बोल रहा है, if most of the service provider in the industry provide a package of services, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर्स है नॉर्मली एक ही साथ पैकेज ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं आपको। फॉर एग्जांपल जब आप फ्लाइट में जाते हो तो एक तो फ्लाइट को आप सर्विस देते हैं और साथ ही साथ आपको खाना भी खिला देते हैं। ठीक है ना, अभी फ्लाइट में आप जाओगे तो वहां पे जो एयर होस्टेस रहती हैं वो आपको खाना ला करके देती हैं, तो वो सभी चीजें। तो देखो क्या बोलता है, एयर ट्रांसपोर्ट एंड फूड ऑन बोर्ड इज बंडल ऑफर बाय द मोस्ट, सही बात है। तीसरा क्या बोलता है, द नेचर ऑफ वेरियस सर्विस इन द बंडल ऑफ सर्विसेज विल ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई वेदर द सर्विस आर बंडल्ड। इफ देयर इज अ मेन सर्विस एंड अदर एंसिलरी सर्विस देन इट्स बिकम द बंडल सर्विस। मतलब क्या बोलता है कि एक बंडल में जो सर्विसेज हैं या गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भी आइडेंटिफाई करने को हेल्प कर देती हैं कि ये नेचुरली बंडल है कि नहीं। ओके, अभी देखो क्या आइडेंटिफाई करने को देती है कि ये नेचुरली बंडल है कि नहीं। जैसे कि आप अगर जो देखोगे 5 स्टार होटल में जाते हो तो वहां पे रहने का, खाने का, ओके, उसके बाद से लॉन्ड्री की जो सर्विस है आपको साथ में मिलती है। आप बताओ इसमें से प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, तो प्रिंसिपल सप्लाई रहना ही है। होटल में आप खाने नहीं गए हो, वो तो खाना आपको एडिशनली मिल जा रहा है। या होटल में आप लॉन्ड्री की सर्विस लेने नहीं गए हो कि होटल में मैं जा रहा हूं वहां पे लॉन्ड्री की सर्विस अच्छी है, अरे वैसा थोड़े ना होता है। आप होटल में रहना था इसके लिए गए और होटल में नहीं रहता तो आपको होटल वाला अलग से लॉन्ड्री की सर्विस देता क्या, नहीं देता। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया हो सकता है। ओके, अदर एलिमेंट में क्या देख सकते हो कि जैसे कि जो है वो एक ही साथ एडवर्टाइज हो रहा है, ओके, कि एज अ पैकेज ही चीजों को एडवर्टाइज कर रहा है बिजनेसमैन। या फिर क्या बोलता है, द डिफरेंट एलिमेंट आर इंटीग्रल टू वन ओवरऑल सप्लाई। जो डिफरेंट एलिमेंट है वो इंटीग्रल पार्ट है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेलर है, वो आपको मोबाइल दे दे, बैटरी दे ही नहीं, अब बोलोगे मैं तेरे से क्यों लूं भाई। तो ऐसे जब ये चीजें रहेंगे तो ये क्राइटेरिया हो सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये जो सप्लाई है ये कंपोजिट सप्लाई है। ओके, अब बात आता है, ठीक है, अगर जो कोई सप्लाई कंपोजिट सप्लाई के जाल में आ गया तो फिर उस पर टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाला जाएगा। तो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टैक्स एट द जीएसटी रेट एप्लीकेबल टू द मेन सप्लाई दैट इज प्रिंसिपल सप्लाई। ओके, ठीक है, अब देखिए ये जो गवर्नमेंट ने कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग बताया, कंपोजिट सप्लाई पर टैक्स कैसे लगता है वो बताया, तो यहां से क्या हुआ, यहां से गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिया कि भाई इसको, इस ट्रांजैक्शन को आप कंपोजिट सप्लाई मानोगे या मिक्स सप्लाई मानोगे और उस पर लगने वाला रेट क्या होगा। ओके, या फिर उसको आप कंपोजिट सप्लाई ना मानो, मिक्स सप्लाई ना मानो। मतलब क्या, गवर्नमेंट ने कुछ क्लियरिफिकेशन दिया, वो क्लियरिफिकेशन को पढ़ने हम जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या बोलता है कि सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर, एनवलप, एनुअल रिपोर्ट, लीफलेट,
cartons, boxes, etc. printed with design, logo, name, address or other content supplied by the recipient of the such printed goods. Okay. अभी आपको कुछ नहीं समझा रहेगा, मैं आपको बताता हूं. देखिए, ये जो मिस्टर ए है ना, जो सेलर है, ये क्या करते हैं, ये प्रिंटिंग की सर्विस देते हैं. सर्विस. अब ये जब ये प्रिंटिंग की सर्विस देते हैं तो देखो यहां पे जो मिस्टर बी है ना, बायर है. मिस्टर बी ने क्या किया, एक मिनट रुकिए, इसको मैं रफ कर दूं. मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी एक राइटर है, ठीक है ना, ऑथर है. मिस्टर बी एक ऑथर है. अब इन्होंने क्या किया, एक बुक दिया और बोला कि मिस्टर ए आप ये छाप दो बुक, और ये बुक छाप करके मेरे को 100 इसका कॉपी दो. तो जब ये 100 कॉपी देंगे मिस्टर ए मिस्टर बी को, तो देखिए मिस्टर ए के तरफ से मिस्टर बी को कौन कौन सी सर्विस मिलेगी या कौन कौन सी गुड्स मिलेंगे मिस्टर बी को. तो सबसे पहला, एक तो प्रिंटिंग, दूसरा पेपर्स. देखो ये जो प्रिंटिंग है ये अपना सर्विस है और ये अपना गुड्स है. अभी मिस्टर ए को समझ में नहीं आ रहा, एक चीज तो समझ में आ गया कि मिस्टर ए बंडल सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर ए को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार कि ये जो बंडल सप्लाई है ये कंपोजिट है कि मिक्स है. तो आप बता सकते हैं कि ये कंपोजिट है कि मिक्स है. तो आप देखते हो नॉर्मली ऐसे होता है प्रिंटिंग के इंडस्ट्रीज में कि ऑथर अपना पेपर लेके नहीं आता है आपके पास, वो तो बस एक बुक लेकर के आता है, ठीक है, इंटेंजिबल जो उसके पास बुक है जो पीडीएफ फॉर्म में है, ओके, फिजिकल फॉर्म में नहीं. वो बुक लेकर के आता है और वो बुक ला करके आपको छपवा देता है कि भाई आप ये एज अ प्रिंटर हो तो ये मेरे को छाप के दो. तो प्रिंटर छाप करके दे देता है. ओके. तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है और एंसिलरी सप्लाईज क्या है, सप्लाई क्या है. कंपोजिट सप्लाई तो ये हो गया क्योंकि ये नेचुरली बंडल है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, क्योंकि सब प्रिंटर वाले ऐसे ही करते हैं. तो इस पे क्लैरिफिकेशन आया. अब वो क्लैरिफिकेशन क्या बोलता है उसके पहले मैं आपके साथ ये एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा. ठीक है, देखो ये एग्जांपल में क्या है, यहां पे है, बहुत अच्छा बुक है रिच डैड पुअर डैड, पढ़ना आप. यहां पे रॉबर्ट है, इन्होंने ये बुक लिखा है. अब ये बुक छपवाने आ गए और प्रिंटर वाले से बोले भाई ये बुक छाप दे. तो अब वो प्रिंटर वाले ने ये बुक छापा और हम ये बुक पढ़ रहे हैं. तो आप बताओ जब बुक पढ़ते हो तो आप ये देखते हो कि पेजेस कितने अच्छे हैं, कि उसका कंटेंट कितना अच्छा है. आप तो हमेशा कंटेंट पे ही ध्यान देते हो. तो अगर जो बुक छापने का बिजनेस है तो उस केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा, प्रिंसिपल सप्लाई होगा वो किस चीज का होगा, वो प्रिंटिंग का होगा, सर्विसेज. ओके. दूसरी साइड अब समझ लो, एक दूसरा पर्सन आता है, उसको अपने बिजनेस का कार्ड छपवाना है. तो बिजनेस के कार्ड में वो जस्ट अपना नाम दे दिया, अपने बिजनेस का एड्रेस दे दिया और प्रिंटर वाले ने वो छाप दिया. तो देखो जब भी आप ये छपवाने जाते हो ना, कभी आप भी गए रहोगे तो हमेशा देखे रहोगे या उससे पूछे रहोगे भैया ये जो आप छाप रहे हो इसका पेपर का क्वालिटी क्या होगा. वो ज्यादा दिन चलेगा ना, पेपर ऐसा ब्लैक तो नहीं हो जाएगा. जो आप छापे हो अगर जो मैं किसी के हाथ में दूंगा तो उसको लगेगा ना यार कि ये अच्छे क्वालिटी का पेपर है. आप समझ रहे हो, वहां पे कंटेंट मेन चीज नहीं है, वहां पे मेन चीज जो पेपर की क्वालिटी है. अरे आप अपना शादी का कार्ड छपवाते हो भाई, तो जो शादी का कार्ड रहता है सब में तो सेम ही चीज छपा रहता है कि इनका शादी है, यहाँ पे आना है, इस दिन शादी है, इनसे शादी है.
लेकिन किसी कार्ड का प्राइस है 100 रुपया, किसी का है 500 रुपया, और अंबानी के कार्ड का देखे तो उसके जो लड़के का शादी था क्या प्राइस था, 6 लाख रुपया। तो अब बात यह आता है कि यार वो भी तो प्रिंटर वाले ही करके देते हैं, तो वहां पे मेन जो सप्लाई है वो प्रिंटिंग का है कि प्रिंटिंग पेपर है उसका है। मेन सप्लाई प्रिंटिंग पेपर का है कि वो प्रिंटिंग का पेपर कैसा है, और बिकॉज ऑफ दैट जो वहां पे मेन सप्लाई होगा वो सप्लाई होगा पेपर्स का, और इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। ओके, और अकॉर्डिंगली जो जीएसटी का रेट रहेगा वो लग जाएगा। तो यहां पे जो है ना साहब, ये पूरा वही लिखा है और मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया। इनकेस आप इसको एक बार पढ़ो और कुछ भी डाउट रहता है कमेंट में पूछो, मैं तुरंत आपको आंसर दूंगा। मुझे लग रहा नहीं रहा है कि इसमें कोई डाउट रहेगा, स्टिल अगर जो रहा तो मेरे से जरूर पूछना, आप आंसर आपको मिल जाएगा, वो भी लॉजिक के साथ। ओके, अगला है कि भाई एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग। ओके, ये क्या होता है, इसके लिए भी मैं अपने एक्सप्लेनेटरी नोट्स पे चलता हूं। यहां पे देखिए, ये बस है, इसका बॉडी बनाया जा रहा है। अब देखो, अब ये एक पर्सन है जो ये बस बॉडी बिल्डिंग करता है, कि मतलब बस का बॉडी बनाता है। अब कोई ये बायर आया, ये सेलर और ये बायर। तो सेलर बायर से देखिए क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले ये पूछेगा कि भाई आपको बस का बॉडी चाहिए, तो बायर बोलेगा ठीक है, इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। अब वो क्या बोलेगा कि बस बॉडिंग में देखो, एक तो मेरे को काम करना पड़ता है और दूसरी बात मटेरियल लगता है, तो मटेरियल कौन देगा। तो अगर जो बायर मटेरियल देता है, ठीक है, तो उस केस में इनका जो मेन सप्लाई है वो किस चीज का है, सप्लाई ऑफ सर्विस का हो जाएगा। समझ रहे हैं। और अगर जो सेलर है वो मटेरियल भी देता है साथ में, तो देखना पड़ेगा कि मटेरियल का एलिमेंट ज्यादा है कि जो सेलर ने सर्विस दिया उसका एलिमेंट ज्यादा है, और अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि ये किस चीज का सप्लाई है। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहली बात ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ही सप्लाई है, क्योंकि नॉर्मली ये जो बस बॉडी बिल्डिंग वाला बिजनेस है, इसमें ऐसे ही होता है कि साथ में दोनों चीजें दी जाती हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये कंपोजिट सप्लाई में आता है। अब बात ये है कि इस पे टैक्स रेट क्या लगेगा, तो देखना पड़ेगा कि भाई इसमें से प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है, और अकॉर्डिंगली टैक्स रेट लग जाएगा। तो यही यहां पे बोला जा रहा है कि देखिए, देयर इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल, ठीक है, तो इसीलिए इसको कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे हम। और ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, तो फैक्ट ऑफ द केस सर्कमस्टांसेस पे डिसाइड होएगा। ओके, यही बोल रहा है। अब देखो, एक बिजनेस होता है रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स। अब ये क्या बिजनेस है, देखिए यहां पे आते हैं हम। देखिए, अभी क्या होता है कि जो ट्रक होते हैं वो जब भी बहुत ज्यादा चल जाते हैं, तो जो उसके टायर्स रहते हैं ना, वो घिस जाते हैं, और घिस के कुछ इस तरह से हो जाते हैं। देखिए, मतलब कि ब्रेक मारने पे ब्रेक नहीं लगता है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, अब वो पूरा टायर को फेंकना तो सही नहीं है, क्योंकि उसमें बस यही है कि उसका जो नीचे का पार्ट है, ओके, जो सरफेस से लड़ता रहता है, चलने में मतलब यूज होता है, वही पार्ट खराब हुए। तो अब इसके लिए भी एक बिजनेस मॉडल आया दुनिया में। लोग क्या करने लगे कि भाई आपका ये ट्रक का टायर नहीं खराब हुआ है ना, बस ये ऊपर का जो पार्ट है वो खराब हुआ है, तो एक काम करते हैं ना, इसको अलग से चढ़ा देते हैं इस पे, समझे, तो ये चढ़ाने का बिजनेस चलने लगा। तो देखो, अब दो तरह के खरीदार आने लगे मार्केट में। एक ऐसे खरीदार हैं जो टायर लेके आते हैं और बोलते हैं भाई टायर पे ये ग्रिप चढ़ा दो, और दूसरा कैसे आते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं कि भाई ये जो टायर है ना, आप टायर ही मेरे को दे दो। तो बताइए, अगर जो बस ग्रिप चढ़वाने के लिए आते हैं तो ये क्या हो गया, ये ग्रिपिंग का सर्विस है, और जो टायर लेने आ गए तो सप्लाई ऑफ गुड्स वाले में आ गया। वही यहां पे क्लैरिफिकेशन है। ओके, देखिए, इन रिट्रेडिंग ऑफ टायर विच इज अ कंपोजिट सप्लाई। ये कंपोजिट सप्लाई क्यों है कि नॉर्मली ऐसा होता ही है इस बिजनेस में। The predominant element is process of retreading tire
रिट्रेडिंग विच इज द सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। रबर यूज फॉर रिट्रेडिंग इज एन एंसिलरी सर्विस, जो रबर यूज हो रहा है वो अपना एंसिलरी सर्विस है, ओके। सप्लाई ऑफ रिट्रेडेड टायर्स वेयर द ओल्ड टायर बिलोंग टू द सप्लायर ऑफ रिट्रेडेड टायर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, सीधी सी बात है, समझ में आया आपको ये बात, ओके। अभी देखिए चौथा है अपना फूड सप्लाई टू द पेशेंट। अब ये क्या है ना, ये भी बहुत अच्छे से बताता हूं मैं आपको। ये देखिए यहां पे ये एक हॉस्पिटल है, ओके। अभी देखो हॉस्पिटल में क्या हुआ, ये हॉस्पिटल का कैंटीन है, ये पेशेंट है और ये उसकी मॉम है, और ये डॉक्टर है जो इस पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, ठीक है ना, क्योर कर रहा है। अभी देखिए क्या हुआ, ये डॉक्टर, ये बच्चे का पेट खराब था, तो ये डॉक्टर क्या बोल रहा है कि बच्चे बच्चे ये ले, ये दवाई भी खा ले, ठीक है। अब दवाई के साथ साथ ना हमारे कैंटीन से आप खिचड़ी खा के जाना, ओके। तो अब ये जो बच्चा है, इसको बच्चे को इसकी मां लेके गई यहां पे कैंटीन में, बच्चा खिचड़ी खाया, ओके, और उसकी मां भी साथ में कुछ खा ली, समझ लीजिए कि एक दाल राइस खा ली। तो अभी बात ये आता है कि यहां पे मेन सप्लाई और कंपोजिट, मेन सप्लाई भी है कुछ, क्या ये बंडल सप्लाई तो है। देखो बंडल सप्लाई कैसे है, ये जो डॉक्टर है सबसे पहले यहां पे इनको ट्रीटमेंट की सर्विस दिया, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल का कैंटीन है वो इनको फूड का सर्विस दिया, और वही इनको भी फूड का सर्विस दिया। तो अब ये बंडल सप्लाई है यार। तो आप बताओ जो भी हॉस्पिटल्स रहेंगे, जो डॉक्टर फूड रिकमेंड करते रहेंगे, वो हॉस्पिटल से लोगों को मिलता ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है, ये बिजनेस के लिए, हॉस्पिटल बिजनेस के लिए नॉर्मल चीज है कि डॉक्टर दवाई भी दे और साथ साथ खाना भी रिकमेंड करे, और वो जो खाना है लोग होटल में खाएं। तो जो डॉक्टर मरीज को, इन पेशेंट को ये करके देता है कि प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि ये दवाई भी ले लीजिए और यहां से ये खाना भी आप खा लीजिए, इसे हम कंपोजिट सप्लाई मानेंगे, ठीक है। और यहां पे ये जो डॉक्टर सर्विस दे रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट मानेंगे, और क्योंकि इस पे तो जीएसटी लगता नहीं है, तो ये जो खाना इसको मिला उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन इसकी मां है, इसकी मां को डॉक्टर ने तो कुछ बोला नहीं था कि आप ये खाओ, तो ये इन पेशेंट नहीं है, ये तो अटेंडर है पेशेंट का। तो इन्होंने जो खाना खाया वो कंपोजिट सप्लाई में नहीं आएगा, उस पे अलग से जीएसटी लग जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन आया, समझा रहेगा आपको, ओके। ये फूड वाला हो गया। अब हम बात करते हैं सिनेमा हॉल की। सिनेमा हॉल गए कभी? आइए मैं आपको लेके चलता हूं आज। ये देखिए ये है सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको पिक्चर दिखाया जाता है, ओके। आप यहां पे बैठते हैं और ये पिक्चर देखते हैं, ठीक। और जब भी लंच होता है, लंच आई मीन टू से जब भी इंटरवल होता है, तो इंटरवल होता है तो आप जब बाहर जाते हो तो आपको एक फूड कोर्ट दिखता है। फूड कोर्ट में पॉपकॉर्न रहता है, ओके, पॉपकॉर्न रहेगा, उसके बाद से समोसा रहेंगे, और उस सब का इतना प्राइस रहेगा कि आप बाहर उसमें 5 खा लोगे। एक समोसा 50 रुपए का उधर मिलेगा, पॉपकॉर्न का भी वही रेट रहेगा। तो बात ये आता है यार, यहां पे ये जो खाने वाला सर्विस है और ये स्क्रीनिंग वाला सर्विस है, मतलब थिएटर स्क्रीनिंग और साथ ही साथ ये फूड कोर्ट का बिजनेस है, ये तो दोनों साथ में दिए जा रहे हैं, ओके। तो ये जो दोनों साथ में दिए जा रहे हैं ये तो बंडल सप्लाई हो गया। अब गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई ये दोनों बंडल सप्लाई हो गए, अभी ये बंडल सप्लाई में इसको इंडिपेंडेंट सप्लाई भी मान सकते हैं, और इसको दोनों को साथ में हम कंपोजिट सप्लाई भी मान सकते हैं। तो देखो क्या बोला गवर्नमेंट ने कि ये
मिक्स सप्लाई बोला जाएगा या कंपोजिट सप्लाई बोला जाएगा, ये केस टू केस निर्भर करेगा, केस टू केस डिपेंड करेगा, जैसा केस उसके हिसाब से या तो कंपोजिट सप्लाई या तो मिक्स सप्लाई। ओके, दूसरी बात ये भी बोला गया कि इन केस ये दोनों को साथ में ना बेचा जाए, मतलब कि टिकट के साथ आपने ये खाना भी बेच दिया, ठीक है, देन तो वो दोनों बंडल्ड है, देन कंपोजिट और मिक्स पे जाके बात खत्म होगी। लेकिन आपने टिकट अलग से बेचा और ये अलग से दिया, देन ये जो बिजनेस है ना आपका, ये दोनों ट्रांजैक्शन है उसको एक नहीं माना जाएगा, उसको अलग अलग माना जाएगा, और इसको आपको बोला जाएगा कि भाई आपका ये इंडिपेंडेंट सप्लाई है, और ये जो इंडिपेंडेंट सप्लाई है आपका कैटरिंग के बिजनेस का सप्लाई है, और अकॉर्डिंगली इस केस में जीएसटी लगेगा। ओके, तो ये वाला क्लियरिफिकेशन था ये पूरा। देखो, रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू टैक्सेबल होगा, कैटरिंग बोला, जो मैंने कैटरिंग बोला उसका मतलब रेस्टोरेंट सर्विस टैक्सेबल होएगा, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट रहा तो। ओके, बंडल सप्लाई रहा तो सिनेमा टिकट और क्या बोलते हैं फूड एंड बेवरेजेस को आपने क्लब्ड करके बेच दिया तो रहेगा। ओके, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है कंपोजिट सप्लाई का केस, तो क्या बोलते हैं कि ये जो सिनेमा हॉल वाला है उस रेट से आपका टैक्स लग जाएगा, और मिक्स में रहेगा तो जो हाईएस्ट रहेगा उसके हिसाब से लग जाएगा, और अगर जो अलग अलग दोनों का प्राइस दिखाए रहेंगे और कंपोजिट सप्लाई में नहीं आया देन अलग अलग टैक्स लग जाएगा। समझ गए रहेंगे बात को आप। ओके, अभी देखो यहां पे जो कंपोजिट सप्लाई का डिस्कशन था वो मेरा खत्म हुआ। अभी आइए मिक्स सप्लाई की बात करते हैं। तो देखो मिक्स सप्लाई के बारे में क्या बोला जा रहा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 74 ऑफ सीजीएसटी एक्ट मिक्स सप्लाई का डेफिनेशन देता है, और डेफिनेशन में क्या बोलता है कि इट मींस 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल सप्लाई है ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ, मतलब क्या, गुड्स गुड्स, सर्विस सर्विस या गुड्स सर्विस और कोई भी इसका कॉम्बिनेशन। ओके, मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन, और एक साथ ये दोनों को दिया जा रहा है, तीनों को दिया जा रहा है। ओके, फॉर अ सिंगल प्राइस, यहां पे सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा है। ओके, मतलब बिल पे अलग अलग प्राइस ना दिखा करके टोटल में एक प्राइस दिखाया जा रहा है चीजों का। कस्टमर कैसे पैसा दे रहा है उसकी हम बात नहीं कर रहे, ये बार बार आपको बोल दिया है, याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई, और ये जो सप्लाई है कोई भी सप्लाई कंपोजिट नहीं रहा तो ही देखेंगे मिक्स है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई का जाल फेंकेंगे, उसमें से अगर जो बंडल सप्लाई निकल के भागने लगा देन हम मिक्स सप्लाई का जाल फेंकेंगे। ओके, और मिक्स सप्लाई में भी नहीं पकड़ में आया तो फिर अलग अलग रेट से टैक्स लगेगा उस पर, ठीक है। देखिए ये क्या बोलता है कि यहां पे जो बंडल्ड सप्लाई है उसमें इंडिविजुअल सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। समझ में आया, ये मिक्स सप्लाई तभी कहलाएगा, ठीक है। हाउ टू डिटरमाइन पर्टिकुलर सप्लाई या मिक्स सप्लाई है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखने का कि वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, उसके बाद से देखने का कि नेचुरली बंडल नहीं है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और सिंगल प्राइस चार्ज हुआ है। ओके, अगर तो आप ये डिटरमाइन कर लिए तो टैक्स आपका किस रेट से लगेगा, तो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, वो बंडल में जिस गुड्स पे सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है उस सब पे वही रेट लग जाएगा। ओके, अभी देखिए ये क्या बोल रहा है, मोर देन वन सप्लाई मेड टुगेदर। ओके, एक से ज्यादा सप्लाई एक साथ हो रहा है, एंड टैक्स एट द इंडिविजुअल रेट्स, और उसके लिए हम अलग अलग से रेट दिखा रहे, तो वो ना ही कंपोजिट सप्लाई होएगा ना ही मिक्स सप्लाई होएगा, वो सभी इंडिपेंडेंट सप्लाई रहेंगे। सेपरेट कंसिडरेशन सबके लिए इंडिकेट किया गया है बिल पे, और चार्जेबल टू जीएसटी रेट स्पेसिफिक, मतलब रिस्पेक्टिव जीएसटी रेट से उस पर टैक्स लगेगा। ओके, तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको यहीं पे भी नहीं छोड़ दूंगा मैं। आपके मॉड्यूल में 3 सम है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे एंड देन आपको मैं छोड़ूंगा। तो आइए, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या बोलता है, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज विच अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स
फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग टैक्स लायबिलिटी एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। तो आप बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज एज पर सेक्शन 8 in case of composite supply the rate of tax would be applicable rate of tax of main supply, that is principal supply rate। ठीक है, तो आपको ये यहां पे आंसर लिखना है। उसके बाद से अगर तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 में चलूं तो ये क्या बोलता है? डुमडुम इलेक्ट्रॉनिक हैज सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम टू अकबर रिटेल स्टोर। ठीक है, तो एक डुमडुम इलेक्ट्रॉनिक से उसने अकबर रिटेल स्टोर को ये सभी चीजें बेचा है। क्या बेचा है? रेफ्रिजरेटर बेचा है 500 लीटर का, जिसपे 18% के रेट से जीएसटी लगता है। ठीक है। स्टेबलाइजर बेचा है ये रेफ्रिजरेटर के लिए, जिसपे 12% के रेट से जीएसटी लगता है। एलईडी टीवी बेचा है 42 इंच का, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12%। स्प्लिट एयर कंडीशनर बेचा है 2 टन का, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 28%। स्टेबलाइजर फॉर द एयर कंडीशनर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12%। ओके, तो ये सभी चीजें बेचा है। आगे क्या बोलता है कि डुमडुम इलेक्ट्रॉनिक हैज इशू अ सिंगल इनवॉइस। ठीक है, सिंगल इनवॉइस क्या है? इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ द ईच ऑफ द एबव आइटम सेपरेटली। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भले ही सिंगल इनवॉइस इशू किया, लेकिन क्या किया? इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द above item separately in the same। मतलब कि एक इनवॉइस बनाया। अब ये जो इनवॉइस बनाया ना, अभी देखिए ना, इसका रेट बता दिया, इसका रेट, इसका रेट, इसका रेट, इसका रेट, ऐसा बता दिया। ठीक है। अकबर रिटेल स्टोर हैज गिवन अ सिंगल चेक। देखिए 1 लाख रुपए का, तो हमको उससे क्या करना है? फॉर ऑल द आइटम एज अ कंपोजिट डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, तो इसका क्या हुआ कि जो भी है 1 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है, उस पर जो भी प्राइस है उसके बाद डिस्काउंट दे करके। ठीक है। स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन दिस केस। तो आप बताइए, सबसे पहली बात, क्या ये जो बंडल्ड है ये ऑर्डिनरी कोर्स में बंडल्ड है? नहीं भाई, ये ऑर्डिनरी कोर्स में बंडल नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर भी आप मार्केट में अलग से खरीद लेते हो नॉर्मली, उसके बाद से स्टेबलाइजर भी, एलईडी टीवी भी, ये सब अलग अलग बिकता है। आप कभी भी ये नेचुरली बंडल में नहीं देखे रहोगे, ये आर्टिफिशियली बंडल्ड है। ठीक है, ओके, तब तो ये कंपोजिट सप्लाई के जाल से बाहर चले गया। सही बात है। अब बात ये आता है, ये मिक्स सप्लाई है क्या? तो देखिए यहां पे इनवॉइस पे हमने, मतलब कि जो सेलर है डुमडुम इलेक्ट्रॉनिक्स, इसने इंडिकेट किया है प्राइस ऑफ ईच आइटम सेपरेटली, प्राइस ऑफ ईच आइटम सेपरेटली इंडिकेट किया है, और बिकॉज ऑफ दैट ये मिक्स्ड सप्लाई भी नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ? इंडिपेंडेंट सप्लाई हुआ सब चीजों का, और बिकॉज ऑफ दैट यहां पे क्या होने वाला है? सब पे इसका स्पेसिफिक रेट लगने वाला है। ओके, तो यही अगर जो आप 11 का आंसर देखेंगे ना, 11 का आंसर, तो देखिए क्या बोलता है? इन द गिवन केस द आइटम सप्लाइड बाय डुमडुम इलेक्ट्रॉनिक आर नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसीलिए वो कंपोजिट नहीं है। उसके बाद से फर्दर, ऑल्दो द अकबर रिटेल स्टोर हैज पेड अ कंपोजिट डिस्काउंट प्राइस फॉर द दीज गुड्स, डुमडुम इलेक्ट्रॉनिक हैज नॉट चार्ज अ सिंगल प्राइस फॉर द साइड सप्लाई, देयरफॉर द सप्लाई इज आल्सो नॉट अ मिक्स्ड सप्लाई। तो ना ही ये मिक्स है ना ही ये कंपोजिट है। सप्लाई ऑफ दिस गुड्स इज देयरफॉर सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम विच आर टैक्सेबल एट द रिस्पेक्टिव रेट एप्लीकेबल टू देम। ठीक है ना, तो जो मैंने आपको बोला वही यहाँ पे आंसर है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 में क्या लिखा हुआ है। तो देखो, मणिकरण और रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो मणिकरण है एक, वो रजिस्टर्ड सप्लायर है दिल्ली के, हैज सप्लाइड 20,000 पैकेज एट 30 ईच टू मुखाजी गिफ्ट शॉप इन पंजाब। ठीक है, तो दिल्ली से पंजाब में सप्लाई हुआ है। ओके, 20,000 पैकेज का, और 30 रुपये ईच पैकेट पे लगा है। ठीक है, तो एक पैकेट का 30 रुपया चार्ज हुआ है। ईच पैकेट कंसिस्ट ऑफ 2 चॉकलेट, 2 फ्रूट जूस बॉटल एंड
पॉकेट ऑफ द टॉय बलून्स, ठीक है। डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल इन द गिवन केस अज्यूमिंग द रेट ऑफ जीएसटी टू बी एज अंडर, ठीक है। 18%, 12% एंड 5%। चॉकलेट पे 18, फ्रूट पे 12, उसके बाद से टॉय बलून पे 5%। आप ये बताओ क्या इसका और इसका अलग अलग से प्राइस दिखाया है? नहीं दिखाया है, सबका 30 रुपया ही लिया जा रहा है। ओके, आप ये बताओ क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बंडल सप्लाई है? नहीं, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट ये मिक्स सप्लाई है और यहाँ पे लगने वाला जीएसटी रेट जो रहेगा वो 18% होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर में कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, तो ये मिक्स सप्लाई का डेफिनेशन दे रहा है। सप्लाई ऑफ पैकेज कंटेनिंग ऑफ चॉकलेट, फ्रूट जूस बॉटल एंड द पैकेट ऑफ टॉय बलून इज अ मिक्स सप्लाई, ठीक है ना। तो मिक्स सप्लाई पे देखिए 18% रेट से जीएसटी लग गया। ओके, तो यहाँ पे साहब मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया कि ये टैक्सेबिलिटी कैसे निकाली जाती है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के केस में। ओके, आशा करता हूं आपको ये बहुत मजा आया रहेगा समझने में। और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि अगर जो आपका मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो यार। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियो को आप लाइक कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो सो दैट वो भी समझ सके कि ये खुर्शीद अंसारी कौन है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं।